अबव सिम्हा ने कहा, कौन हो तुम? उस आदमी ने कुछ नहीं कहा और अबव सिम्हा पर हमला कर दिया। उसने अबव सिम्हा को पंच मारना चाहा, पर अबव सिम्हा ने अपनी बाजू से उसके हाथ को ब्लॉक कर दिया और उसके पेट में एक पंच दे मारा। वह आदमी हल्का सा हिल गया। अबव सिम्हा ने उसे जोरदार धक्का दिया। वह आदमी दीवार से जा गिरा। उसकी जेब से एक ब्रेसलेट गिर गया। अबव सिम्हा उसकी तरफ बढ़ा, पर उस आदमी ने एक कुर्सी उठाकर अबव सिम्हा की तरफ दे मारी। अबव सिम्हा दूसरी तरफ हट गया और कुर्सी दूसरी तरफ जा गिरी। उन दोनों की फाइट में भी मैकेनिक अपने काम में लगा हुआ था। तभी सिक्योरिटी गार्ड को होश आया और वो उठ खड़ा हुआ। उसने देखा तो अबव सिम्हा और वो आदमी उलझे हुए थे। सिक्योरिटी गार्ड ने एकदम से सिक्योरिटी अलार्म बजा दिया। अबव सिम्हा और उस आदमी ने सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखा। उस आदमी ने जोरदार धक्का दिया और अबव सिम्हा सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर जा गिरा। वो आदमी बाहर भाग गया। अबव सिम्हा उठा और उसने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, स्टे हियर, और वो भी बाहर भाग गया। जैसे ही वो बाहर आया तो वो आदमी गायब था। अबव सिम्हा ने इधर उधर देखा, पर वो कहीं नहीं दिखा। तभी सामने से सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए आए। अबव सिम्हा ने उनसे कहा, वो आदमी जो बाहर भागा था वो कहां पर है? सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, बाहर तो कोई नहीं भागा सर। अबव सिम्हा ने अपनी कमर पर हाथ रखा। फिर उसने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, अगर वो बाहर नहीं गया तो ढूंढो उसे, वो यहीं कहीं होगा। सब सिक्योरिटी गार्ड ने सिर हिलाया और वो इधर उधर भाग गए। अबव सिम्हा दोबारा कंट्रोल रूम की तरफ गया। उसने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, कौन था वो? सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, पता नहीं सर, हम दोनों यहां खड़े थे। वो पीछे से आया और उसने मेरे सिर पर मारा। अबव सिम्हा सोच में पड़ गया। तभी उसकी नजर एक ब्रेसलेट पर पड़ी। उसने वो ब्रेसलेट उठाया तो उस पर एम का डिजाइन बना हुआ था। उसने ब्रेसलेट को उलट पलट कर देखा, पर और उस पर कुछ नहीं था। उसने उस ब्रेसलेट को जेब में डाल लिया। तभी मैकेनिक ने कहा, वो जो भी कोई था उसी ने कंट्रोल रोप को काट दिया था और सिस्टम को खराब कर दिया था। तभी एलिवेटर हिल रही थी, पर अब मैंने ठीक कर दिया है सिस्टम। अबव सिम्हा ने सर हिलाया और एलिवेटर की तरफ भाग गया। वो नीचे भागा तो एलिवेटर ऊपर आ रही थी। एलिवेटर ऊपर आई तो सिक्योरिटी गार्ड अंदर गए और उन्होंने उस आदमी को बाहर निकाला। एम्बुलेंस पहले से ही आ चुकी थी। आर्या भी अपनी बाजू पकड़कर बाहर आ गई। अबव सिम्हा उसके सामने खड़ा था। उसने अबव सिम्हा की तरफ देखा। अबव सिम्हा ने कहा, मैंने कहा था ना कि वेट करो मेरा, पर तुम? उसके कहते कहते ही आर्या की आंखें घूमी। वो गिर ही जाती अगर अबव सिम्हा ने उसे संभाला नहीं होता। वो बेहोश होकर अबव सिम्हा की बाहों में झूल गई। वरिष्ठ और वशिष्ठ भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचे। सत्येंद्र जनरल वार्ड के बाहर खड़ा था। उसको देखते ही वो दोनों उसके पास पहुंच गए। वशिष्ठ ने कहा, अंकल, आर्या वो ठीक तो है ना? कहाँ है वो? सत्येंद्र ने कहा, आर्या ठीक है, उसे होश आ गया है। डॉक्टर ने कहा कि स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश हो गई थी, पर अब ठीक है। तुम लोग मिल सकते हो जाकर। दोनों भाई अंदर चले गए। अंदर अबव सिम्हा अपनी बाजू लपेटे खड़ा था। आर्या अंदर बेड पर बैठी हुई थी। नर्स ने मेडिसिन की प्लेट उठाई और बाहर चली गई। वरिष्ठ और वशिष्ठ आर्या के पास चले गए। वशिष्ठ ने कहा, ठीक है तू? तभी उसकी नजर आर्या के बाजू की तरफ गई जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। वशिष्ठ ने कहा, यह पट्टी क्यों बंधी है तुझे? आर्या ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस थोड़ा स्ट्रेस हो गया था, बाकी ठीक हूं मैं। वरिष्ठ ने कहा, तुझे कहा किसने था कि तू जाकर उस एलिवेटर में कूदे? कुछ हो जाता तो? आर्या ने कहा, कुछ हुआ तो नहीं ना, डोंट वरी, आई एम फाइन गाइस। वशिष्ठ अबव सिम्हा की तरफ मुड़ा और उसने कहा, तुम तो सिक्योरिटी ऑफिसर बनकर गए थे ना, पहले ही दिन आर्या को हॉस्पिटल पहुंचा दिया तुमने। अबव सिम्हा ने कहा, तुम्हारी बहन किसी की सुनती है क्या? जब इसे खुद ही कुएं में जाकर कूदने की आदत है तो मैं क्या कर सकता हूं? तीनों भाई बहनों में से कोई कुछ कहता इससे पहले ही उसका फोन बजा। उसने फोन की तरफ देखा तो आद्विक का फोन था। उसने फोन उठाया और हेलो कहते हुए बाहर चला गया। उसके जाते ही आर्या ने कहा, मलिक अंकल उस आदमी के साथ ही है ना? वरिष्ठ ने कहा, तेरा मैसेज मिलते ही मैंने उन्हें उस आदमी के पास भेज दिया था। वो ठीक है, पर उसे होश नहीं आया है अभी। वशिष्ठ ने कहा, तूने उसे बचा लिया अपनी जान पर खेलकर, अब उसे सिक्योरिटी भी दे रही है, बड़ी सेंसिटिव हो गई है हमारी बहन लगता है। आर्या ने उसकी तरफ देखा और कहा, वह आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए किसी ने उसे एलिवेटर में मारने की कोशिश की है। पहले तो जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि मैंने उसे कहीं देखा है, पर अब जब मुझे पता है कि वो कौन है तो मुझे पक्का यकीन है कि उसे मारने की कोशिश की गई थी। इसीलिए मैं चाहती हूं कि वो किसी के सामने ना आए फिलहाल। वरिष्ठ और वशिष्ठ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वरिष्ठ ने कहा,
कौन है वो आदमी? आर्या ने अपना फोन निकाल लिया और एक फोटो निकालकर वरिष्ठ और वशिष्ठ की तरफ बढ़ा दिया। वरिष्ठ और वशिष्ठ फोटो देखते ही चौंक उठे। वशिष्ठ ने हैरानी से कहा, नो वे, ये तो। आर्या ने सिर हिलाया और कहा, तभी उसे बचाना बहुत जरूरी हो गया था। वो हमारे बहुत से सवालों का जवाब है। वरिष्ठ ने कहा, पर जो इंसान 22 साल पहले मर चुका है वो अचानक से जिंदा होकर कैसे वापस आ गया? आर्या ने कहा, क्योंकि वो आदमी मरा ही नहीं था। वो कब से जिंदा था, बस हमारी आंखों से दूर था। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। आर्या ने अपना फोन एकदम से नीचे रख दिया। दरवाजा खुलते ही वो तीनों चौंक उठे। सामने अनिकेत खड़ा था। वरिष्ठ ने अनिकेत की तरफ देखा और फिर कहा, आप यहां क्या कर रहे हैं? अनिकेत ने उसकी तरफ देखा और फिर आर्या की तरफ बढ़ा। उसने आर्या के कंधे पर बंधी पट्टी की तरफ देखा और फिर उसने कहा, मैंने कहा था ना खतरों से दूर रहना। तुम लोगों को समझ नहीं आता है क्या? किसी और को बचाने के लिए तुम एलिवेटर में कूद पड़ी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? वशिष्ठ ने अनिकेत से कहा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारी बहन का ख्याल रखने के लिए हम हैं। आप जाइए यहां से मिस्टर अनिकेत भानुशाली। अनिकेत ने एक गहरी सांस ली और वशिष्ठ का कान पकड़ लिया। वशिष्ठ ने आंखें बंद करते हुए कहा, अनिकेत ने कहा, फिर से ले जरा मेरा नाम ले, फिर बताऊंगा मैं तुझे। वशिष्ठ ने कहा, दादा दुख रहा है। दादा सच में सॉरी। अनिकेत ने उसका कान छोड़ दिया। आर्या ने अनिकेत की तरफ देखा और फिर कहा, आपको यहां नहीं आना चाहिए था दादा। अगर किसी को भी खबर लगी तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा हमारा। अनिकेत ने एक गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों के सामने वो नजारा घूम गया जब राणा साहब के हमले के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचा था। आर्या उस वक्त अकेली थी। वरिष्ठ और वशिष्ठ नायक के अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए लगे हुए थे। अनिकेत ने आर्या की तरफ देखा जो आईसीयू के बाहर बेंच पर अपने सिर पर हाथ रखकर बैठी हुई थी। अनिकेत उसके पास आकर बैठ गया और उसने आर्या के हाथों को पकड़ लिया। दोनों भाई बहन आईसीयू के बाहर खड़े थे। अनिकेत ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, मुझे और बाबा साहेब को सब बता देना चाहिए था तुम्हें। अगर तुम्हें सब पता होता तो बाबा साहेब आज इस हालत में नहीं होते और नायक जिंदा होता। आर्या ने उसकी तरफ देखा तो अनिकेत ने कहा, तुम पर हुए हमले के बाद बाबा साहेब और मैंने अपनी जांच शुरू की। इसी बीच सरकार मुझे अप्रोच करने लगा। मेरी माँ बाबा के मौत का जिम्मेदार वो बाबा साहेब को करने में लगा हुआ था। जब ये बात बाबा साहेब को मैंने बताई तो बाबा साहेब ने मुझसे कहा था कि मैं सरकार की कंपनी का एक हिस्सा बन जाऊं। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि बाबा साहेब क्या चाहते हैं, पर बाबा साहेब ने कहा कि उनके दुश्मन कुछ बड़ी चाल चल रहे हैं। आर्या ने कहा, आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? अनिकेत ने कहा, बाबा साहेब नहीं चाहते थे कि तुम इन सब में पड़ो। मैंने बाबा साहेब की बात मान ली और सरकार के पास चला गया। इसी बीच मुझे पता चला कि आहान सतेंद्र अंकल का भांजा नहीं है। आर्या ने चौंक कर अनिकेत की तरफ देखा। अनिकेत ने कहा, हाँ, वो कमिश्नर राठौड़ का सबसे छोटा बेटा अभव सिम्हा है, जो एक सीक्रेट मिशन पर हमारे घर में घुसा है। मैंने बाबा साहेब को इसके बारे में बताया था, पर वो पता नहीं किस बात का वेट कर रहे थे। इस सब के पीछे कोई बॉस है जिसका ऑर्डर ये सब मान रहे हैं। नायक और बाबा साहेब उसी के पीछे थे। आज जब मैंने उन्हें फोन किया तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आज सरकार के साथ मेरा आखिरी दिन है, पर आर्या चुप रही। अनिकेत ने कहा, मैं फिलहाल वापस आ गया हूं। अब बाबा साहेब के साथ जिस किसी ने ये सब किया है, ये जो कोई भी है बॉस, उन लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। आर्या ने कहा, नहीं, आप सरकार के पास वापस जाएंगे। अनिकेत ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। आर्या उसकी तरफ मुड़ी और उसने कहा, जो चल रहा है वैसा चलने दीजिए दादा। ये लड़ाई हम इतनी आसानी से नहीं जीत सकते। इस वक्त सारी दुनिया हमारे खिलाफ है और हमें ये लड़ाई किसी भी तरीके से जीतनी पड़ेगी। बहुत से लोगों को हराना है और बहुत से लोगों का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाना होगा, और इसके लिए आपको सरकार के पास रहना होगा कुछ वक्त और। अनिकेत ने कहा, तुम करना क्या चाहती हो? आर्या ने कहा, बस उन लोगों को उनकी औकात दिखाना चाहती हूँ। आप बस वही करिए जो सरकार आपसे कह रहा है, बाकी मैं संभाल लूंगी। अनिकेत ने कहा, पर कंपनी? आर्या ने कहा, मैं हूं ना दादा, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। अनिकेत ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो, पर अगर जब भी मुझे लगेगा कि तुम्हारी जान को खतरा है, मैं उसी वक्त वापस आ जाऊंगा। आर्या ने हाँ में सिर हिला दिया। अनिकेत वापस चला गया। अनिकेत यादों से बाहर आया। उसने कहा,
मैंने कहा था ना, जिस दिन तुम्हें कुछ हुआ मैं वापस आ जाऊंगा। आर्या ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, दादा मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे बस हल्की सी चोट लगी है। वरिष्ठ ने कहा, हाँ दादा, वैसे भी घायल शेरनी और भी ज्यादा खतरनाक होती है, और हम दोनों तो हैं ही यहाँ पर। अनिकेत ने कहा, तुम दोनों के होते हुए भी ये सब हो गया। फिर उसने आर्या की तरफ देखा और कहा, तुम उस एलिवेटर में कूदी क्यों? आर्या ने कहा, उसमें कोई ऐसा था जिसे बचाना बहुत जरूरी था। अनिकेत ने उसकी तरफ देखा तो आर्या ने वरिष्ठ को इशारा किया। वरिष्ठ ने फोन अनिकेत की तरफ कर दिया। अनिकेत ने फोन लिया और फोटो देखा। उसने चौंक कर उन तीनों की तरफ देखा। वरिष्ठ ने कहा, हमें भी सेम झटका लगा था। अनिकेत ने कहा, साला सबके सब झूठ बोलते आए हैं आज तक, हमसे और बाबा साहेब से, सब पर आंखें बंद करके भरोसा करते रहे। आर्या ने कहा, अब हमारी बारी है दादा, अब हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। वैसे वहां क्या हालात हैं? अनिकेत ने मुस्कुरा कर कहा, सरकार बहुत भरोसा करने लगा है। ऑफिस की सारी जिम्मेदारी उसने मुझे दे रखी है। जिस वक्त हमारा मेन प्लान एग्जीक्यूट होगा, सरकार के शेयर जमीन पर गिरे होंगे, उसकी कंपनी की कोई वैल्यू नहीं रह पाएगी। और उसके बाद, आर्या ने कहा, उसकी कंपनी को हम अपनी कंपनी में मर्ज कर लेंगे। अनिकेत ने कहा, अधिराज मेरे बारे में जानता है क्या? आर्या ने ना में सर हिलाया और कहा, अभी उस पर उतना भरोसा नहीं है हमें, इसलिए उसके सामने आप संभल कर रहिएगा। तभी दरवाजे के खुलने की आवाज आई और अधिराज अंदर आया। वो चारों से देखकर चौंक उठे और वो हैरानी से अनिकेत की तरफ देखने लगे। वो चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वरिष्ठ ने एकदम से कहा, मिस्टर अनिकेत भानुशाली, हमने कहा ना, जाइए यहां से, हम अपनी बहन का ख्याल खुद रख सकते हैं। अनिकेत ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं सिर्फ तुम लोगों को वार्न करने आया था कि तुम जो कर रहे हो वो सब करना बंद कर दो, वरना जो आज हुआ है कल भी हो सकता है। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, अधिराज ने आगे बढ़कर कहा, अनिकेत, मैं तुम्हें अपने डैड की वजह से झेलता हूं, पर तुमने आर्या को कुछ भी बकवास दोबारा कहा तो मैं अपने डैड की भी नहीं सुनूंगा। अनिकेत ने कहा, क्या सरकार जानता है कि तुम क्या कर रहे हो? अधिराज ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें पता है या नहीं, मैं तुम्हारी तरह उनके हुक्म का गुलाम नहीं हूं, समझे? अनिकेत कुछ कहता उससे पहले ही आर्या ने कहा, मिस्टर भानुशाली, आपको मेरी चिंता करने का नाटक करने की जरूरत नहीं, प्लीज जाइए यहां से। अनिकेत ने उसकी तरफ देखा तो आर्या ने सिर हिला दिया। अनिकेत बाहर चला गया। बाहर अभव सिन्हा आद्विक से फोन पर बात कर रहा था। आद्विक ने फोन को स्पीकर पर डाला हुआ था और प्रथम और वो दोनों मिलकर अभव सिन्हा से बात कर रहे थे। आद्विक ने कहा, आर्या ठीक है अब? आर्या ठीक है अब? अभव सिन्हा ने कहा, हाँ, होश में आ गई है अब, उसके भाई उसके साथ हैं। आद्विक ने कहा, मानना पड़ेगा लड़की को, किसी और की जान बचाने के लिए खुद कूद पड़ी। शी इज वेरी ब्रेव। अभव सिन्हा ने कहा, ब्रेव नहीं, बेवकूफ है एक नंबर की, कुछ हो जाता तो? आद्विक ने कहा, तुझे बड़ी चिंता हो रही है। अभव सिन्हा ने कुछ नहीं कहा। प्रथम ने कहा, वो सब छोड़ो तुम दोनों, अभव वो आदमी का कुछ पता चला? आर्य को बताया तूने उसके बारे में? अभव सिन्हा ने कहा, नहीं, अभी नहीं। मैंने उस मैकेनिक और गार्ड से भी बोल दिया कि इस बारे में किसी को कुछ ना कहे। उस आदमी के बारे में अगर आर्य को पता चला तो वो पता नहीं क्या करेगी। वैसे भी लोगों को मारना शौक है मैडम का। प्रथम ने कहा, तो हम कैसे ढूंढेंगे उसको? अभव सिन्हा ने कहा, मुझे एक ब्रेसलेट मिला है और ब्रेसलेट को देखकर लगता है कि कस्टम करवाया गया है उसे। जब आऊंगा तब दिखाऊंगा आप। आद्विक ने कहा, आ कब रहा है तू? पापा भी पूछ रहे थे। अभव सिन्हा ने कहा, अभी तो नहीं आ पाऊंगा। क्यों, कुछ बात थी क्या? आद्विक ने कहा, हाँ पापा ने। प्रथम ने उसे कोहनी मारकर टोक दिया। आद्विक ने प्रथम की तरफ देखा तो प्रथम ने सिर हिलाकर उसे मना कर दिया। अभव सिन्हा ने कहा, पापा ने क्या? प्रथम ने कहा, कुछ नहीं अभव, पापा ने फोन किया होगा तुझे, लगा नहीं तो परेशान हो रहे थे, पर हम बता देंगे उन्हें कि तू ड्यूटी देने में बिजी है। अभव सिन्हा ने कहा, ठीक है, आप बता देना, अब मैं रखता हूं, मुझे जाना है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। फोन कट होते ही आद्विक ने कहा, आपने बताने क्यों नहीं दिया मुझे छोटे को? प्रथम ने कहा, पागल है क्या तू? वो ऑलरेडी इतना परेशान है, जब घर आएगा वो तो आराम से बात करेंगे। प्रथम की बात सुनकर आद्विक ने सिर हिला दिया। अधिराज आर्या के पास बैठ गया और उसने कहा, मैंने सुना एलिवेटर में कूद गई थी तुम, किसी आदमी को बचाने के लिए?
आर्या ने मुस्कुरा कर कहा, कभी कभी पुण्य का काम भी कर लेना चाहिए। अधिराज ने भी मुस्कुरा कर कहा, वो आदमी तुम जानती हो उसे? आर्या ने उसकी तरफ देखा तो अधिराज ने कहा, एलिवेटर में कदम तक ना रखने वाली लड़की एलिवेटर में कूद गई और अब उस लड़की की सारी सिक्योरिटी उस आदमी के कमरे के बाहर पहरा दे रही है। आर्या ने कुछ नहीं कहा और अधिराज की तरफ देखती रही। अधिराज ने कहा, चल क्या रहा है आर्या? कौन है वो आदमी? आर्या ने एक गहरी सांस ली।